तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन सी, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी, जो कि 41 to 50 तक है। इसमें 2 केस स्टडी क्वेश्चन होंगे। पहला केस स्टडी पे 5 क्वेश्चन, फिर दूसरा केस स्टडी क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इससे पहले का जो 1 से लेकर के 40 तक का क्वेश्चन है, उसके लिए अलग अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो सेक्शन सी में जो केस स्टडी क्वेश्चन, इसको समझते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर ये केस स्टडी क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आपको बता दें, ये कुछ नया नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन होता है। आप ही के सिलेबस में से आपके जो चैप्टर्स हैं, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इसी में से किसी क्वेश्चन को रियल लाइफ से कनेक्ट करके उस पर कुछ कहानी बना देते हैं और उसी के बेसिस पे कहते हैं कि भाई आप इसका आंसर बताओ क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो इन सब चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ है, इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। नीचे कहानी दे दिया गया है इसके बारे में, एक फिगर बना करके, इसको भी इग्नोर करेंगे। ज़्यादा ज्ञान लेना होगा तो आराम से घर जाके इसके बारे में गूगल कर लेंगे। एग्ज़ाम के टाइम पे इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसमें आपका टाइम जाना है और कोई प्रॉफिट नहीं होना है। आपको जो मेन ध्यान देना है वो यहाँ से, इस ग्राफ से। इस ग्राफ को देख करके ही आप बता सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखते ही सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है कि सभी पॉइंट का अबसीसा और ऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पे पॉइंट एम है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट सी है। तो हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स का अबसीसा और ऑर्डिनेट पता लगाएंगे। जैसे पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए को देखिए, एक्स एक्सिस पे अगर हम मूव करें तो 1 यूनिट तक आएंगे यहाँ तक और फिर ऊपर की तरफ। तो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट, तो अबसीसा आपका 1 होना चाहिए। और ऊपर की तरफ 1 2 3 4 यूनिट हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपका ऑर्डिनेट 4 होगा। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी आपका यहाँ है, एक्स एक्सिस पे है ना। एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 पे है, और चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे ऑर्डिनेट आपका 0 होगा, वाई की वैल्यू 0। फिर अगर हम सी की बात करें तो ये भी एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम मूव करें तो यहाँ पे 7 यूनिट और ऊपर की तरफ 1 यूनिट इस जगह पे है। ये है आपका सी, 1 यूनिट ऊपर की तरफ और 7 यूनिट एक्स एक्सिस पे, तो 7,1 होना चाहिए। फिर अगर हम डी की बात करें तो 3 यूनिट एक्स एक्सिस पे और फिर ऊपर की तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे 5 यूनिट दिख रहा होगा आपको, वाई एक्सिस पे 5 यूनिट और एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट है यहाँ पे। तो एक्स पे 3 और वाई पे 5, तो ये आपका होना चाहिए 3,5, है ना। और एक पॉइंट आपका है एम। अगर हम एम की बात करें तो एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट, तो ये आपका होना चाहिए 2,3। तो ये सब पॉइंट हैं जिसका अबसीसा और ऑर्डिनेट हमने पता लगा लिया। 41 to 45 जो भी क्वेश्चन है वो इसी के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन नंबर 41 to 45। इसके ऊपर जो कहानी था उसको इग्नोर करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में आपके पास मात्र 90 मिनट का टाइम है, उसी में पूरा 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको पढ़ें, तो उसको इग्नोर करना है। मेन जो काम का चीज़ है वो यही ग्राफ है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड कंट्री बी। सीधा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने पहले से निकाल रखा है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला यही होता है ना। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। x1 यानी a का जो अबसीसा है वो 1 और x2 जो है आपका वो 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, y1 माइनस y2। a का ऑर्डिनेट 4 है, वही y1 होगा, और b का ऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 करेंगे तो रूट अंडर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो 41 का जो है वो 5 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो हमने जो भी पॉइंट निकाला है उसी के हेल्प से हर एक क्वेश्चन होगा, है ना। तो सबसे पहला काम था हमारा वो हमने कर लिया। पूरा करने के बाद आपको भी पता चलेगा कि ऊपर जो कहानी दिया हुआ है उसका कोई मतलब नहीं बनता है।
वो बस ऐसे ही, यही ग्राफ से रिलेटेड। अगर आप फिगर को मिलाइएगा, यहाँ जो देखिए शेप बन रहा है वो ऊपर जो शेप है उससे मिलता जुलता है, देख रहे हैं ना, इस शेप से मिलता जुलता है अगर आप गौर से देखेंगे। तो उसी के हिसाब से कंट्रीज को लोकेट कर दिया। यहाँ पे जो DACM ये सब है, ये कंट्री का लोकेशन है ना। तो उन सब में नहीं पढ़ना है हमें, तो भैया अपना ऑप्शन निकालना है। मैथ के स्टूडेंट हैं, हमें तो जानकारी लेना होगा, तो बाद में आराम से ले लेंगे गूगल करके, है ना। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 में क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कंट्री C एंड कंट्री D। यहाँ पे जो पॉइंट हमने लिखा है वो सब एक्चुअली कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो वो जो पॉइंट है एक्चुअली कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कंट्री C एंड D। मतलब पॉइंट P जो है आपका वो x, y है और वो दो कंट्री से इक्वल डिस्टेंस पे है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कंट्री C और यहाँ पे ले लेते हैं कंट्री D। कंट्री C का अब सीधा ऑर्डिनेट यहाँ से नोट कर लेंगे 7,1 और कंट्री D का नोट कर लेंगे 3,5। तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, कहने का मतलब है PC इक्वल टू PD, है ना। अगर PC PD के इक्वल है तो दिस इज इम्प्लाइज PC स्क्वायर इक्वल टू PD स्क्वायर होगा। तो PC स्क्वायर इक्वल टू PD स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला अब अप्लाई कर देंगे। PC के लिए x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, 7,1 ही है ना, हाँ 1 ही है। तो दिस इज इक्वल टू, फिर अगर हम PD की बात करें तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। रूट हम यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया था। अगर स्क्वायरिंग नहीं करते तो रूट लगाना पड़ता। अब इसको सॉल्व करेंगे दोनों तरफ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 6x प्लस b स्क्वायर मतलब 9 होगा। फिर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2y प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होना चाहिए। और यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे PC वाले में यहाँ पे x माइनस 7 होना चाहिए। यहाँ पे हमने गलती से यहाँ पे 7 लिख लिया था, सॉरी 3 लिख लिया था, यहाँ पे 7 होना चाहिए, है ना। x माइनस 3 यहाँ RHS में होगा। तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 फिर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस में 1 और RHS में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस में 25। ठीक है, अब जो भी कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे। दोनों तरफ सेम टर्म अगर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। क्योंकि जब हम शिफ्टिंग करेंगे तो प्लस माइनस होकर के वैसे भी कैंसिल ही होना है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग हमारे पास है उसी से आपका रिलेशन बनना है। यहाँ पे माइनस 14x है, प्लस 49 है, माइनस 2y और प्लस 1। तो माइनस 14x माइनस 2y, 49 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 50 होना चाहिए। और RHS में माइनस 6x माइनस 10y 9 और 25 दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए, प्लस 34 होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको RHS में शिफ्ट कर लेते हैं। माइनस 14x को जब हम RHS में ले जाएंगे तो यहाँ पे 6 माइनस में है, तो 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, 8x होना चाहिए। फिर माइनस 2y को RHS में ले जाएंगे तो यहाँ पे पहले से माइनस 10y है, माइनस 2y RHS में जाके प्लस 2 होगा, तो माइनस 10 प्लस 2 क्या होना चाहिए, माइनस 8y होना चाहिए। प्लस 50 को RHS में ले जाएंगे तो माइनस 50, माइनस 50 प्लस 34 ये क्या होना चाहिए, माइनस में 16। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे। 8 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आना चाहिए x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। 8 को शिफ्ट कर देंगे RHS में तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 8 तो 0 ही होगा। तो हमारा जो आंसर है वो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 2 कहीं भी नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, अगर हम माइनस 2 को RHS में ले जाएंगे तो यही x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 2 होगा।
यानी आपका 42 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। कहने का मतलब है जो कंडीशन है बस उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि द फॉल्ट लाइन 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the line joining the country P1, 3 and country Q2, 7 internally in the ratio। ये फॉल्ट में मत जाइएगा, बस समझ लीजिए एक लाइन है जिसका इक्वेशन 3x plus y minus 9 equal to 0। ज्योग्राफी हम लोग आराम से ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। यहाँ पे फॉल्ट लाइन क्या होता है वो समझने की आवश्यकता नहीं है, बस एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन जो है लीनियर ही होगा। 3x plus y minus 9 equal to 0 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द कंट्री P1, 3 एंड कंट्री Q2, 7 इंटरनली इन द रेशियो। ठीक है ना, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले के स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। इसमें हमें 2 पॉइंट मालूम है जिसे कंट्री कहा गया है। यहाँ पे एक P है और दूसरा Q है। P का जो कोऑर्डिनेट है वो 1, 3 दिया हुआ है और Q का जो है वो 2, 7 दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे आई थिंक नहीं निकाला था हमने PQ, ये इसने अपने हिसाब से दिया हुआ है कि कोई कंट्री P और Q है और उसको एक फॉल्ट लाइन है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें पता लगाना है। तो जो लाइन है वो इस तरीके से मान लीजिए क्रॉस कर रहा है इसको, और इसका जो इक्वेशन है वो 3x plus y minus 9 equal to 0 दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया होगा। जब भी ऐसा होता है, हमें रेशियो पता नहीं होता है, तो हम मान लेते हैं कि उसे k/1 में डिवाइड कर रहा है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके जो k का वैल्यू आता है वही आपका आंसर होता है। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम x, y लेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला में x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे जो m का वैल्यू है वो k है और जो x2 है वो यहाँ पे 2 है। तो k इंटू 2 प्लस में nx1, n का वैल्यू यहाँ पे 1 है और x1 का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो 1 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में k प्लस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 होना चाहिए। फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे m आपका k है, y2 7 है तो k इंटू 7 प्लस ny1 यानी कि 1 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में होना चाहिए k प्लस 1 यानी कि m प्लस n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होना चाहिए 7k प्लस 3, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है वो 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और y का वैल्यू 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। तो हमें तो एक्चुअली k का वैल्यू निकालना है लेकिन k का वैल्यू तो अभी तक आया नहीं, ठीक है। तो k का वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, x y की जो वैल्यू हमने निकाली हुई है उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी पे तो x, y लाई कर रहा है ना, और अगर इसी पे लाई कर रहा है मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। जो हमने वैल्यू निकाला हुआ है वो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इसी स्ट्रेट लाइन पे ये x, y लाई कर रहा है। और x का वैल्यू हमने 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 निकाला है और y का वैल्यू 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 निकाला है। तो उसमें पुट कर देंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे तो वहां से k का वैल्यू आ जाएगा। देखते हैं पुट करके। तो यहाँ पे जैसे 3x लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू x का वैल्यू यहाँ से 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और फिर प्लस में y का वैल्यू 7k प्लस 3 और डिनोमिनेटर में k प्लस 1 और माइनस में 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 से न्यूमरेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6k प्लस में 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2k से भी और 1 से भी, ठीक है ना। और प्लस में 7k प्लस 3 और डिनोमिनेटर में, इसके होल डिनोमिनेटर में हम लिख लेते हैं k प्लस 1। माइनस 9 को RHS में ले जाएंगे तो प्लस 9। दिस इज इम्प्लाइज LHS में 6k प्लस 7k हो जाना चाहिए 13k और 3 प्लस 3 हो जाना चाहिए 6, ठीक है।
और k+1 को RHS में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाना चाहिए 9k+9। अब 9k को LHS में लाएंगे तो 4k होगा, और 6 को RHS में ले जाएंगे तो 9 में से सब्ट्रैक्ट होकर के 3 होना चाहिए। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, 3/4। तो k का जो वैल्यू आया वही आपका रिक्वायर्ड रेशियो होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 3:4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो पूरा तरीका आप समझ लीजिए, हमने पहले तो डायग्राम बना लिया, यहाँ पे x, y हमने मान लिया कि पॉइंट है, और जो रेशियो है वो k:1। ये आपको हमेशा लेट करना होगा k:1, और k का जो वैल्यू आएगा वही आपका रिक्वायर्ड रेशियो होगा। जैसे यहाँ पे 3/4 आया तो 3:4 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिले रफ वर्क करने के लिए। 44 में क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री M फ्रॉम द x एक्सिस इज। ये तो आसान है, इसको तो आराम से ग्राफ देख करके बता देंगे। कंट्री M का x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो ऊपर देखते हैं कंट्री M कहाँ पे है, तो कंट्री M यहाँ पे है, इस जगह पे, और इसका x एक्सिस से डिस्टेंस तो यही होगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन। तो काउंट कीजिए 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो 3 यूनिट पे जा करके है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, 3 यूनिट। तो देखते ही बता देंगे इसको, है ना। तो 44 का जो है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब देखते हैं 45। 45 में क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड कंट्री डी। What are the coordinates of the country lying on the midpoint of country A and country D? तो सबसे पहले पता लगा लेते हैं कि कंट्री A और कंट्री D का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है। तो कंट्री A का 1,4 है, कंट्री A का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,4 है, और कंट्री D का जो कोऑर्डिनेट है वो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कंट्री D का 3,5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3,5। यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड कंट्री डी। तो इसके मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है, जो भी कंट्री हो, मान लेते हैं कंट्री एक्स है यहाँ पे। इसका कोऑर्डिनेट हमसे पूछा जा रहा है, यानी एक्स वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि होता है x1 + x2/2। x1 यहाँ पे 1 है, x2 यहाँ पे 3 है ना। यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 3 है। 1 + 3/2 यानी कि 4/2, तो 2 होगा। और y का जो वैल्यू है वो y1 + y2/2, मतलब 4 + 5/2। तो 4 + 5 करेंगे तो 9, यानी कि 9/2। तो आपका जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है वो होना चाहिए 2,9/2। तो 2,9/2 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्शन सी का पहला 5 क्वेश्चन था, जो कि फर्स्ट केस स्टडी पे था। 2 केस स्टडी आपको भी मिलेगा एग्जाम में। अब दूसरा केस स्टडी देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, ये जो किस्सा कहानी दिया हुआ है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। ये जो देख रहे हैं आप, ये रोलर कोस्टर है। कभी ना कभी आपने मेला वगैरह में देखा होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा आपने। मेला में नहीं देखा होगा, मूवी में देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये जो पाथ है ना, एक्चुअली ये पॉलिनोमियल का पाथ है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर ऐसा होता तो क्वाड्रेटिक होता, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो लिनियर होता। अब ये चूँकि ऐसा है तो ये क्यूबिक होगा, ठीक है ना। तो ये इसी ग्राफ को अब नीचे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये कहानी दिया हुआ है, इसको पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब कह रहे हैं बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन नंबर 46 to 50। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ y = px, देन नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस। जो इसके कारण जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो नीचे देखिए, नीचे ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1, 2 और 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। तो ये जो है आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 2 पॉइंट पे इस तरीके से अगर ग्राफ होता तो क्वाड्रेटिक होता, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होता तो लिनियर होता, ठीक है।
ठीक है ना। तो देख करके इसका आंसर बता सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है कि द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स y इक्वल टू पी एक्स, विच रोलर कोस्टर हैज़ मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोज। अब कह रहा है कि इसमें अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है ना। आपको ये ग्राफ देख करके एनसीईआरटी पॉलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज याद आ रहा होगा, ठीक है ना, वहीं से सीधा कॉपी पेस्ट किया गया है। तो इस तरीके से ग्राफ दिए हुए हैं। कह रहा है कि इसमें से किस ग्राफ में मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे। तो अगर आपको याद होगा, एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितनी पॉइंट पे कट करेगा उतने जीरोज होंगे। तो पहला वाला जो है 1 पॉइंट पे कर रहा है तो इसके 1 जीरोज होंगे। ये वाला एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, बस एक्स एक्सिस को देखना है। यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट पे कर रहा है, ये भी 1 पॉइंट पे, इसके भी 1 जीरो होंगे। सी में 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके 3 होंगे, लेकिन ये मोर देन 3 कह रहा है तो 100% ऑप्शन नंबर डी ही होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो मोर देन 3 मतलब यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब आपको भी पता चल रहा होगा कि केस स्टडी टाइप क्वेश्चन जो है बाकी क्वेश्चन से आसान ही है, उससे टफ नहीं है ना। बस आपको जो वो कहानी लिखा हुआ है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम आपका जाना है, जानकारी लेनी होगी तो बाद में हम एक्स्ट्रा टाइम में उसको पढ़ लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि इफ़ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। इसमें से कौन सा है जो ऑलवेज ट्रू होगा? एस नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पी नॉट इक्वल टू 0 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पी को 0 के बराबर कर देंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और इस टर्म को अगर हम हटा दें तो बचा हुआ जो भी टर्म्स है उसको मिला करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनना है। तो क्यूबिक होने के लिए ज़रूरी है कि p इज़ नॉट इक्वल टू 0। बाकी एस आर क्यू 0 हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बस हमारे पास पी एक्स क्यूब है तब भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अगर यहीं पे क्वाड्रेटिक का केस रहता तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में कह रहा है कि इफ़ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एबव ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछा जा रहा है, तो बहुत ही आसान है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जो है ये आपका एक्स एक्सिस है। इसको हम देखेंगे कि ग्राफ कितने पॉइंट पे इसको कट कर रहा है। तो ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पे 3 है। 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 3 होंगे। बस आपको यही काउंट करना है कि कितने जगहों पे कट कर रहा है। जितने जगहों पे कर रहा है, अगर 4 जगह पे करता तो 4 होता, नहीं करता तो 0 हो जाता। मान लीजिए कि ग्राफ आपका ऐसे निकल जाता, तो कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम ऑप्शन ए पे टिक कर देते, है ना। अब 50 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 50 में भी एक ग्राफ दिया हुआ है। कह रहे द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एबव ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, फाइंड इट्स जीरोज। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज नहीं कह रहा है इसके जीरोज पता लगाओ। तो जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो इस जगह पे -3 है, एक यहाँ पे कट कर रहा है तो -1 है, एक यहाँ पे कट कर रहा है तो 2 है, तो -3 -1 और 2। तो -3 -1 और 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? -3 -1 और 2, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अब आपको भी पता चल रहा होगा कि केस स्टडी टाइप क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चंस में आसान ही होता है, कोई अलग टाइप का नहीं होता है। तो केस स्टडी क्वेश्चन को करना और भी आसान है, बस उसमें जो स्टोरी है आप उसको इग्नोर करेंगे, है ना। मतलब उसका कोई ज़रूरत नहीं बनता। आप देख रहे हैं यहाँ भी ऊपर जो दिया हुआ था उसका कोई ज़रूरत नहीं आया, नीचे जो भी ग्राफ दिए हुए हैं उसकी आवश्यकता थी हमें, उसी के हिसाब से हम अपना आंसर निकाल रहे हैं। तो ये था आपका बेसिक सैम्पल पेपर क्लास 10th का 2021 to 22 के लिए। अब इसके बाद मैं स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन बनाऊंगा, तो जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो स्टैंडर्ड्स का भी सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि उनको वहाँ भी प्रॉफिट मिलना है, और जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो भी बेसिक का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि इससे फ़ायदा ही होना है। आप लोगों का जो सिलेबस है वो कॉमन है। तो टोटल 5 पार्ट में वीडियोज़ बने, इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ, ताकि आप लोगों को एक ही जगह पे मिल जाए। और
हर वीडियो के नीचे मैं बाकी के वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा ताकि आपको खोजने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।